मैं जितेंद्र यादव हुमा बजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में कक्षा 6 के लिए हिंदी व्याकरण में कक्षा 6 के लिए पार्ट 2 में संधि बताने वाले हैं। आज हम आपको संधि बताएंगे। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल, समझौता। जोड़, मेल, समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़, समझौता। जब संधि की बात आती है तो हम वर्ण की चर्चा करते हैं। जब संधि की बात आएगी तो हम अनायास न चाहते हुए भी वर्ण की चर्चा करना पड़ेगा हमको, इसलिए कि संधि वर्णों पर आश्रित होती है। संधि की पहचान वर्णों के द्वारा होती है। संधि की परिभाषा में आप देखेंगे, मिलेगा आपको संधि की परिभाषा, जब वर्णों का एक वर्ण का दूसरे वर्ण से संयोग होता है, मेल होता है, जोड़ होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं संधि। दूसरी प्रक्रिया है विच्छेद की। जोड़ने की प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं और अलग करने की प्रक्रिया को हम विच्छेद कहते हैं। वर्णों के एक वर्ण का दूसरे वर्ण से जब संयोग होता है उसको हम संधि बोलते हैं, और जब उसको हम अलग करते हैं, अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। यह जोड़ और यह विच्छेद विस्तृत रूप से आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम आपको संधि पर चर्चा करते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परिभाषा देख लीजिए इन तीनों की। पहचान क्या है? जब स्वर के बाद स्वर का योग हो, जोड़ हो, चर्चा हो रही है संधि की, तो वर्ण को ध्यान में हमेशा रखेंगे। जब संधि की बात होगी तो आपको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में हमेशा वर्ण को रखना होगा। किसको रखना होगा? वर्ण। स्वर संधि में आप देखेंगे, आपको मिलेगा स्वर के बाद स्वर। जब स्वर के बाद स्वर का मेल हुआ हो, समझौता हुआ हो, संयोग हुआ हो, तो वहां पर स्वर संधि होती है। इसी क्रम में आगे देखिए व्यंजन संधि में, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। आगे बढ़ेंगे विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में क्या होता है? स्वर और व्यंजन, पहले शब्द के अंत में स्वर और व्यंजन अनिवार्य रूप से रहेंगे। व्यंजन और स्वर का संयोग अनिवार्य रूप से रहेगा पहले शब्द के अंत में। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होगा? वहां पे स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ऐसे शब्द विकार को, शब्द परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए स्वर संधि पर हम देखते हैं आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि। यही क्रम चलता रहेगा विसर्ग संधि का। स्वर संधि में इसके नियम क्या है? संधि के नियम, संधि का ये नियम है कि जो शब्द है
उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है सार्थकता के साथ। तो फिर जो जोड़ का चिन्ह है, संकेत है, उस संकेत के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन है, ये विसर्ग है, या स्वर संधि है तो स्वर संधि में और कितने भेद हैं, किस भेद का एक पहचान, किस भेद की एक पहचान है, ये सारी बातें इस नियम पर आश्रित हैं। इस नियम को आपको ध्यान से समझना है। जैसे एक शब्द दे दिया गया विद्यालय, वैसे तो विद्यालय बंद चल रहा है, लेकिन सभी छात्रों के हृदय में विद्यालय का नाम सुनते ही जो पढ़ने वाले हैं वो उत्सुक हो जाते हैं मेरा विद्यालय कब खुलेगा, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो सोचते हैं कितना दिन और बंद रहे। विद्यालय 2 शब्द हुआ, हम इधर से ग्रहण करें या इधर से, सार्थकता हमको सिद्ध करनी है, सार्थक शब्द हमको लेना है। एक सार्थक शब्द आप निकाल देंगे, दूसरा सार्थक शब्द अपने आप चिल्लाएगा मैं यहाँ पर हूँ, हमको भी देख लो। यहाँ देखिए विद्यालय में पहला सार्थक शब्द हमने ले लिया विद्या, दूसरा हो गया आलय। विद्या आलय, विद्या और दूसरा आलय। अब नियम यहीं से प्रारंभ होता है। जितनी भी संधियां हैं, सारे संधियों की पहचान में, जितनी संधियां सभी संधियों की पहचान में यही नियम लगेगा। सबसे पहले आपको देखना क्या है, अगर वो विच्छेद करके दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, तो यही नियम आपको फॉलो करना है क्या? पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव, क्या हम लिख देते हैं, पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव, पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव, और दूसरे शब्द में क्या होगा, यहां दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज्यों का त्यों। पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव हम ग्रहण करेंगे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज्यों का त्यों वैसे लिख देंगे। जैसे यहां भाव क्या है, आ, ध्यान दीजिएगा। अब पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव आ हो गया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो करते हो हम ग्रहण कर लेते हैं। यही हुआ आपका स्वर संधि। पहचान कैसे करेंगे, ये स्वर है, यह भी स्वर है, ये तो दोनों स्वर है, तो स्वर संधि। अगर यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण का जो भाव निकल रहा है, अगर वो व्यंजन है और दूसरा शब्द स्वर है, तो निसंदेह उसमें व्यंजन संधि होगी। अगर यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण के भाव में अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन भी हो और स्वर भी हो, उसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो स्वर का परिवर्तन विसर्ग में होगा। बाकी कैसे कैसे होगा परिवर्तन आगे विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्वर संधि की, तो आगे देखिए, ये रहा प्रारंभिक नियम। अब आगे हम आपको बताते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि,
दूसरा है गुणसन, तीसरा है वृद्धिसन। एक सेकंड रुकिए। गुणसन, वृद्धिसन, यणसन, पांचवें नंबर पे आता है अयादिसन। देखिए स्वरसन, गुणसन, वृद्धिसन, यणसन, अयादिसन। एक प्रश्न इसी पे बनता है। स्वरसन देखिए कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? गुणसन, दीर्घसन, गुणसन, यणसन, अयादिसन। ये 5 भेद हैं। तो क्रमवार इनकी पहचान हम देखते हैं। कैसे, कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो स्वर संधि होगी और स्वर संधि का कौन सा भेद होगा, इसको देखिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो उन्हीं 11 स्वरों को हम लिखित रूप में लिख देते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही हुआ आपका 11 स्वर हिंदी। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और यही 11 स्वर है आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, इस विधि से हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जब आपकी क्लास चलेगी तो हम लिखित रूप में आपको बताएंगे, विस्तृत संक्षेप में भी हम बता दे रहे हैं आपको, आप पढ़ते रहिए। देखिए दीर्घ की बात होगी, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। खाने वाला बड़ा नहीं, बड़ा। अब दीर्घ संधि में क्या क्या आएगा, कौन कौन से वर्ण किस वर्ण के बाद आएंगे, तो दीर्घ संधि होगी। इसको देखिए, हम एक लाइन खींच रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां हमने लाइन खींच दिया, अ, आ, ई, उ और री तक। कहां तक हमने खींचा है? री तक। इसको ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यही 1 2 3 4 5 6 7 निर्विवाद रूप से यही 7 वर्ण आएंगे, वो चाहे पहले क्रम में हो चाहे दूसरे। अब परिवर्तन क्या होगा, विकार कैसे उत्पन्न होगा? जब पहले शब्द के अंतिम अक्षर के भाव में चाहे अ हो, ह्रस्व अ हो, चाहे दीर्घ अ हो, ह्रस्व ई हो, दीर्घ ई हो, ह्रस्व उ हो, चाहे दीर्घ उ हो या री हो। री ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि में कौन कौन सा वर्ण आता है। हमने आपको बताया कि यही जो हमने गोला किया है, यही इतने वर्ण हैं जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये हुआ आपका जोड़ का निशान, संधि का प्रतीक, संधि का चिन्ह। अगर पहले शब्द के अंत में अ अथवा आ आया है तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ अथवा आ ही आएगा अनिवार्य रूप से। हाँ, क्रम बदल सकता है, आ के बाद ये हो सकता है, फिर इसके बाद ये हो सकता है।
इस तरह से हो सकता है, लेकिन आएगा आके बाद आही। उदाहरण हमने बताया, आपको नहीं बताया, देख लीजिए उदाहरण। पुस्तकालय, ये शब्द है पुस्तकालय। अब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे कैसे? अभी हमने बताया नियम में कि पहले तो इसको दो भागों में बांटेंगे, और ये ध्यान रहे आपको हमेशा कि पहला शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए या दूसरा शब्द आपका सार्थक होना चाहिए। एक खंड आपको सार्थक खोजना है। देखिए आपको मिले या ना मिले, हमको तो बड़ी आसानी से पुस्तक मिल गया। दूसरा आलय, यहां क्या है? आलय। अब देखिए उस नियम से, पहले नियम से, पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव, अंतिम वर्ण का भाव, यहां क में क्या छिपा है? अ। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से, यदि किसी व्यंजन के नीचे एक पाई जिसे हलंत बोलते हैं खींच दिया जाता है तो वह स्वतंत्र व्यंजन हो जाता है। अगर पाई नहीं लगी है तो उसमें आ स्वर छिपा हुआ है, तो यहाँ पाई और कुछ नहीं खींची गई है, इसलिए यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इसमें अ छिपा हुआ है। देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण का भाव हमने ले लिया। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज्यों का त्यों लिखेंगे, आ। अभी जो हमने बताया आपको ये वाला नियम, इस नियम से पहले शब्द के अंतिम अक्षर का भाव दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, और यही बन गया आपका पुस्तक धन आलय। समझ में आया? आगे बढ़िए। अभी हमने आपको बताया था एक उदाहरण विद्यालय का। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमको सबसे पहले विद्या मिलेगा, धन आलय। आलय का मतलब होता है, आलय का अर्थ होता है घर, विद्या का घर, जहां विद्या निवास करती हो वही है विद्यालय। अब विद्या नियम क्या है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण का भाव। अभी हम भाव कैसे निकालेंगे? आ, ये दीर्घ है इसलिए यहां पर दीर्घ लिख दिया गया। धन, दूसरे शब्द के पहले वर्ण को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहां हमने लिख दिया आ, तो हो गया स्वर के बाद स्वर, ये दीर्घ है, दीर्घ के बाद दीर्घ बनेगा क्या? दीर्घ। बड़ा दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ का मतलब दीर्घ, बड़ा, बड़का बड़ा नहीं होगा। आगे इसी तरह से अब हम इसको देखते हैं। ई धन बड़ी इस तरह से होगा, इसका भी क्रम इसी तरह से हो सकता है। ई के बाद ई, हरस्व के बाद दीर्घ या दीर्घ के बाद हरस्व। उदाहरण कवींद्र, कवींद्र। अब इसमें संधि विच्छेद आपको करना है, कैसे करेंगे? कवींद्र का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए कवि धन इंद्र,
इंद्र नहीं होता है इन। अब वही नियम, उसी नियम के द्वारा छोटी ई है, हमें व्यंजन की चर्चा नहीं करना है, हमें स्वर संधि पढ़ना है, स्वर को देखना है। ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, ई के बाद ई दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक, देखिए कविंद्र कविधन इन, ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरे नियम में देखिए, ऊ लेते हैं, ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ धन, ह्रस्व ऊ धन दीर्घ ऊ। देखिए उदाहरण इसका क्या है, वधु ऊर्जा, वधु धन ऊर्जा। अब देखिए इसका संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक उसी तरह से ऊ के बाद ऊ, ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ, या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ, अथवा ह्रस्व के बाद ह्रस्व या दीर्घ के बाद दीर्घ। तो परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ। इसका हो जाएगा वधु धन ऊर्जा। अब देखिए दीर्घ धन ह्रस्व बराबर दीर्घ। ठीक, आगे री, यह एक ऐसा शब्द है जो अकेले आएगा, री के बाद री। इसमें उदाहरण है पितृ, इसका हो जाएगा पितृ धन ऋण, यहाँ री धन री, ये बढ़ेगी। ये हो गया आपका स्वर संधि में दीर्घ संधि। ठीक, अब इसके बाद आप दीर्घ संधि का हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आप उसको कीजिएगा। उदाहरण गृह कार्य के लिए स्वर संधि की जो और शाखाएं हैं उस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर आप गृह कार्य ले लीजिए। गजानन रवींद्र पुस्तकालय
इत्यादि।